प्रदेश के किसानों के हित में की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सीएम ने दी जानकारी। ट्वीट कर कहा, बेहतर नकदी फसल के रूप में सुगंध खेती के लिए किसानों को कर रहे प्रोत्साहित। पुख्ता सुरक्षा इंतजामी के बीच पहले दिन संपन्न हुई पीसीएस मुख्य परीक्षा। हरिद्वार, देहरादून और मधुबनी में बनाए गए परीक्षा केंद्र। 318 पदों के लिए 5,636 अभ्यर्थी हुए शामिल। रुड़की पहुंचे कैलिफोर्निया रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर मेस्सी। कहा, धामी से मुलाकात महिलाओं को नैनीताल दौरे पर रहे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। नशा मुक्त जन जागरूकता रैली में शामिल हुए रावत। हाईकोर्ट ने टिहरी में सरकारी आवासों में अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई। अवैध रूप से कर रहे लोगों को आवास खाली करने के निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल धामी सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग और निजी निर्माण कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि खरसाली से यमुनोत्री धाम तक बनने वाले यह रोपवे मां यमुना के ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन धामों को एक साथ जोड़ने और उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं में एक और नए अध्याय का कार्य करेगा। परियोजना का क्रियान्वयन तय सीमा से पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। खबर रुड़की से जा कैलिफोर्निया से रुड़की पहुंचे कैलिफोर्निया रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर मेस्सी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी एक वार्ता होने जा रही है। उन्होंने बताया कि वह अपनी संस्था के माध्यम से उत्तराखंड में महिलाओं के लिए ऐसे सेंटर खोलना चाहते हैं जिनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सेंटर में महिलाओं को सिलाई सिखाई जाएगी, साथ ही महिलाओं को साक्षर भी सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के दौरान वह अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ प्रदेश में ऐसे 5 से 10 गांव चुने जाएंगे जिनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। जो आप बोल रहे बोलते रहिए, अभी बता रहे थे आप जो। मेरा नाम डॉक्टर मैसी है, मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ और आज मैं यहाँ शशम हॉस्पिटल में था और कल मेरी मीटिंग है सीएम साहब से और मैं ये उनके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि वो 5 या 10 गांव चुने और वहाँ हम महिलाओं के लिए सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ हम उनको सिलाई और लिटरेसी सिखाना चाहते हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, बच्चों को स्कूल भेज सकें और पॉवर्टी का साइकिल जो है वो ब्रेक कर सकें। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिले के भवाली, नैनीताल हल्द्वानी व नैनीताल कालाढूंगी में लगाए जा रहे फूड वैनों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। जहां मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ जिलाधिकारी सहित अधिशासी अधिकारी से पूछा कि किस नियमावली के तहत इन्हें लाइसेंस दिया गया है। इनकी लाइसेंसों की जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश कर
पेश करे। साथ में कोर्ट में यह भी कहा कि फूड वैन एक जगह पर स्थिर न हो, इन्हें चलता रहना चाहिए। जिनके लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस निर्गत करें तथा नगर पालिका उनके कूड़े को समय समय पर हटाए। आपको बता दें कि परिक्षेत्र में संचालित फूड वैनों के मामले में कोर्ट ने 16 फरवरी को स्वतः संज्ञान लेकर जिला अधिकारी व ईओ नगर पालिका से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। एक जो नैनीताल और इसके आसपास जो मोबाइल फूड वैन संचालित की जा रही हैं, उसके द्वारा जो यहाँ जो गंदगी फैलाई जा रही है नैनीताल में, और या उनको वो पक्का स्ट्रक्चर बना के वो उसके टायर निकाल रहे हैं, तो उसमें स्वतः संज्ञान लिया था माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने, जिसमें आज तिथि नियत थी, जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका परिसर नैनीताल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए उन्होंने आदेशित किया था। तो जिसमें आज नैनीताल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी ये मोबाइल फूड वैन है, ये एक जगह स्थिर रह के नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, इसको चलते रहना होगा। और दूसरा, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको भी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि उन लोगों के लाइसेंस बनाए जाएं, और इसमें जो भी एक कमेटी बनाए, कमेटी इसको रेगुलेट करे, और ये जो भी कूड़ा और ये गंदगी फैलाई जा रही है, इसको नगर पालिका द्वारा समय समय पर साफ कराया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी में सरकारी आवासों में अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि सरकारी आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को आवास खाली करने हेतु 4 सप्ताह का नोटिस दे और उनसे किराया भी वसूले। अगर इसके बाद भी आवास खाली नहीं किए जाते हैं तो याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि वह फिर से न्यायालय की शरण ले सकता है। कोर्ट ने जनहित याचिका निरस्त कर दी है। आपको बता दें कि टिहरी निवासी सुनील प्रसाद भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि टिहरी में पूल्ड हाउसिंग सोसाइटी के तहत सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को 1976 में आवास आवंटित किए गए थे। तब से अब तक इन आवासों में रह रहे कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका है। कई रिटायर हो चुके हैं, कई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, परंतु तब से अब तक उनके द्वारा आवास खाली नहीं किए गए। जो आवास खाली थे उन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर रखा है। सुनील प्रसाद भट्ट जी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें यह मामला है कि गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन प्रोवाइड किए गए थे सर्वेंट्स को और ऑफिसर्स को, सरकारी अधिकारियों को, जिसमें 1976 से ये योजना चल रही है, जिसमें कि बहुत से लोगों और कर्मचारियों को और ऑफिसर्स को ये अकोमोडेशन प्रोवाइड किए गए थे। परंतु वर्तमान में यह स्थिति है कि जिन लोगों को यह अकोमोडेशन दिए गए थे उन्होंने ना तो ये खाली किए हैं, ना इसका रेंट पे कर रहे हों, और ना ही उस हाउस को छोड़ रहे हैं वहाँ पे से। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड शासन को यह निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते में इनको सूचीबद्ध किया जाए। जब से सोशल मीडिया का युग की शुरुआत हुई तब से भारतीय डाकघरों का अस्तित्व का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। इससे पहले डाकघर पर काफी कार्य रहता था, लेकिन अब आज नजारा और कुछ ही देखने को मिलता है। इसके बाद भी भारतीय डाकघरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जनता की सुविधाएं समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी सरकारी चिट्ठियों का आदान प्रदान विभाग के माध्यम से ही संचालित है, लेकिन समय से डाक आदान प्रदान ना होना जनता को नागवार गुजर रहा है। इसका उदाहरण उस वक्त सामने आया जब जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भारतीय डाकघर जसपुर के अधीनस्थ ग्राम बड़ियावाला में आउटसोर्सिंग पर रखे गए पोस्टमैन कर्मचारियों को लगभग 7 माह से मानदेय न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इसके चलते क्षेत्र में डाक वितरण संचालन पूर्ण ठप होता नजर आ रहा है, जिसके चलते आजीवन दिनचर्या में महत्वपूर्ण कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सर पहले बढ़िया वाले में आया था अपने यहाँ पर पासपोर्ट के लिए, तो इन्होंने बताया यहाँ पर पासपोर्ट आपका नहीं आया, 31 तारीख से पहले कोई डाक नहीं आई। तो फिर मैं जसपुर में जाकर मैंने उनसे पूछा, तो वो कह जसपुर का डाक बढ़िया भेज नहीं, वहाँ का पोस्टमैन साहब नहीं ले पा रहे। यहाँ पर जो पोस्टमैन बांटने वाला था वो हड़ताल पर चल रहा, उसकी सैलरी नहीं मिली 6 महीने से। तो जसपुर जा रहा हूँ तो कोई सीधे मुँह से बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा हमारे नैनीताल SSP साहब को कंप्लेंट करो। मंडल अधीक्षक महोदय नैनीताल से एवं सब डिवीजन महोदय इंस्पेक्टर साहब से भी कई बार कहा है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और पहले भी यहाँ 2 पोस्टमैन हुआ करते थे और वर्तमान में भी यहाँ 2 होने चाहिए, क्योंकि इसमें 30 गांव हैं और लगभग 400 कुछ डेरे हैं, 2 डाम हैं
और हमानगढ़ रेंज है और काला ये जो करनी रोड है वहाँ तक फैला हुआ है। डाक बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कृपया कई बार मैं पत्राचार भी कर चुका हूँ, कृपया यहाँ 2 पोस्टमैन की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान में भी कहीं मैंने अपनी शिकायत दर्ज दी की, और जो मैं 2014 से पहले जसपुर में था सर, और अब जो है बड़े वाले मुझे 4-5 साल हो गए, और सर मैं यहीं काम करता हूँ। 6 महीने से मुझे वेतन नहीं मिला है सर। मेरे पास करीब 30 गांव यहाँ हैं सर। 11 गांव इधर है डाम में, और जो कि वन इंटरजेट एरिया है सर, और करीब और जो है 20 गांव मेरे पास मेघा वाले से सट के भगवतपुर आधा, और इधर से हजीरो, और ये क्षेत्र है सर। फायर सीजन को देखते हुए लाल कुआं के कार रोड शहीद स्मारक स्थित वन विकास निगम के डिपो संख्या 1 के परिसर में आग से बचाव के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान वन विकास निगम हल्द्वानी के डीएसएम अनिल कुमार की अगुवाई में वन निगम की टीम ने परिसर में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों का सही तरीके से जांच की, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को इकट्ठा कर मॉक ड्रिल शुरू किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को आग को पानी एवं अन्य उपकरणों से बुझाकर दिखलाया गया। इस मौके पर वन विकास निगम हल्द्वानी के डीएसएम अनिल कुमार ने बताया कि फायर सीजन को देखते हुए सभी लकड़ी डिपो में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। मतलब 15 फरवरी से जो है फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो वन निगम द्वारा जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। हमने जितने भी, जैसे हमारी प्रत्येक डिपो में होंडा पंप है, उनको सारा रिपेयर करा के चुस्त दुरुस्त कर दिया है। रही हमारे पास जितने भी फायर सिलेंडर वगैरह हैं, उनको सबको हमारे द्वारा भरवा दिया गया है। हम जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। भगवान न करे अगर जो कहीं भी किसी प्रकार की अगर जो कहीं वो होती कोई घटना घटती है, तो उसके लिए हमारी सारी तैयारी पूर्ण कर रखी है। भाजपा नेता लगातार प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसको लेकर जहां एक और भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता पत्रकार वार्ता कर नकल विरोधी कानून को प्रदेश सरकार की सार्थक पहल बता रहे हैं, तो वहीं युवा भाजपा भी रैली निकालकर प्रदेश की भाजपा सरकार को युवा हितैषी बता रही है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। पार्टी प्रवक्ता विनोद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में हर वर्ग का ख्याल रखते हुए विकास कार्य किए जा रहा। साथ ही उन्होंने बेरोजगार आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, और जिस तरह से उत्तराखंड के नौजवानों को लगभग पिछले कई वर्षों से छला जा रहा था, उसमें प्रतिपक्ष भी सम्मिलित था, और इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा था। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपना एक सख्त नकल कानून बनाया है, जिसके अंदर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान है। मुझे लगता है अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत नैनीताल दौरे पर रहे। सुबह शिक्षा मंत्री नशा मुक्त उत्तराखंड जन जागरूकता रैली में शामिल हुए और स्कूली बच्चों को रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इसके बाद धन सिंह रावत कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ सोबन सिंह जीना, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के शिक्षक और नैक प्रभारी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नैक रैंकिंग के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय गुणवत्ता वाली शिक्षा अपने छात्रों को दे, इसलिए सरकार ने कॉलेजों की बिल्डिंग निर्माण को लेकर किताबों के हर छात्र को देने का काम किया। हमने अपने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। इस साल हमने यूजी से शुरू की थी, अब हम अगले साल पीजी से शुरू कर रहे हैं, और प्रत्येक डिग्री कॉलेज को हम नैक करा रहे हैं। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो 100% कॉलेजों को नैक कराने जा रहे हैं। हमने कॉलेजों में फैकल्टी से लेके बिल्डिंग से लेके ई ग्रंथालय में 20 लाख किताबें हमारे बच्चा पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। अब हम वोकेशनल क्लास से भी अपने राज्य में ला रहे हैं, और इससे बड़ा काम यह है कि अब बच्चा जो है
डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल से अपनी डिग्री ले सकता है, उसको विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर पंचायत दिनेशपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के दिनेशपुर मंडल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव एवं नगर पंचायत चुनाव में अभी से तैयारी की विशेष चर्चा की गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना तय है। उसी के निमित्त आम जनता उसे दिन की प्रतीक्षा कर रही है कि वह दिन कब आएगा जब हम वोट डालकर प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री हम तीसरी बार बनाएंगे और विश्व का रिकॉर्ड बनाएंगे। इस नाते जनता तैयार बैठी है और 100% 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। देश विदेश में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का आगाज 22 अप्रैल से होने जा रहा है। पिछले साल 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए थे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस साल भी चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस साल बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम की यात्रा नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से यात्रा के लिए की गई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में यात्रियों को हरिद्वार से वापस जाना पड़ेगा, साथ ही दलाली प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, धामी सरकार के लिए इस साल की चारधाम यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। जोशीमठ समेत तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में भूधसाव के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कैसे चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाएगी? बाईस अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बीच धामी सरकार के लिए यात्रा को संचालित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम बनाने और चार धाम यात्रा के लिए जोशीमठ में बीआरओ की टीम तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं धामी सरकार ने यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पीपीपी मोड पर प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध किया है, जिससे यमुनोत्री धाम के दर्शन 15 मिनट में ही श्रद्धालु कर सकेंगे। आज विश्व प्रसिद्ध चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मैसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए थे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस साल भी चार धाम यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। वहीं इस साल बिना रजिस्ट्रेशन चार धाम की यात्रा नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से यात्रा के लिए की गई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की इस व्यवस्था ने बड़ी संख्या में यात्रियों को हरिद्वार से वापस जाना पड़ेगा, साथ ही दलाली प्रक्रिया बढ़ जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सरकार सिर्फ दिखावे पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको खोला, कोरोना काल में अगर आपको विदित होगा पूरा विश्व खुल चुका था। गंगोत्री यमुनोत्री गया था और 16 तारीख अक्टूबर से शुरू किया गया था। इस सरकार की मंशा पता नहीं क्या है, क्या ये सोचना चाहती है, क्या ये करना चाहती है। मुझे लगता है कि इनकी सोच में इन चारों धामों को किसी ऐसे लोगों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है ताकि यहाँ का जो रोजगार, एक यहाँ के सारे लोग जो बेरोजगार बन जाए और धनाढ्य लोग जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन लोगों को देने की इच्छा है। देखिए, अभी तक तो ये बात पता चली है कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि जिससे कि क्वेश्चन पेपर्स की सील टूट गई। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां, जब सड़क के हाल है तो बाकी चारधाम की तैयारियां कैसी होंगी,
ये आप स्वयं समझ सकते हैं। सरकार सिर्फ भाषणों में, सरकार सिर्फ स्टेटमेंट्स में, सरकार सिर्फ मीडिया में काम कर रही है, इसके अलावा कहीं सरकार कुछ काम कर रही है वो दिखाई नहीं देता है। सिवा कुछ और आता नहीं है। पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा और कांग्रेस के लोगों को भी कि ये पहली बार हुआ है कि चारधाम यात्रा कपाट खुलने से पूर्व फरवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के बैठक आयोजित हो चुकी है और उसमें जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, सबको उनकी अब तक उन्होंने कार्य योजना तैयार की है, उसकी विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। कुल मिलाकर जोशीमठ आपदा के बीच शुरू हो रही चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाना धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार पूरी तैयारी का तो दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर कई परेशानियां हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। देखना होगा कि क्या यात्रा शुरू होने से पहले धामी सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर पाती है या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। डोईवाला कोतवाली का देहरादून के एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनिल शर्मा और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह के साथ तमाम उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। डोईवाला कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान एसपी क्राइम आईपीएस अधिकारी सर्वेश पवार ने माल खाने, कोतवाली परिसर, फाइल और शिकायत पत्रों का अवलोकन के साथ कोतवाली में रखे असलाह का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसपी क्राइम ने कोतवाली के सभी उप निरीक्षकों और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। मीडिया से बात करते हुए एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने कहा कि डोईवाला कोतवाली का यह रूटीन निरीक्षण है, जिसमें कोतवाली की व्यवस्थाएं जांची जाती हैं और पुलिस कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा कर उनके निवारण का प्रयास किया जाता है। जो है हमारा एक रूटीन का एक निरीक्षण है थाने का, जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम जितने भी हमारे जो मेन जो अभिलेख रखे रहते हैं और किस तरीके की व्यवस्था थाने में रहती है, उसका एक निरीक्षण, सामान्य सा निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। और इसमें थाने वालों को ये भी निर्देशित किया जाता है साथ साथ में कि जितने भी लोग हमारे यहाँ थाने में आए, उनकी बात जो है वो अच्छे से सुनी जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो कानूनी रूप से जो है अच्छे से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।